सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू योर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी तक अपन ने बेसिक्स डिस्कस करे, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है एंड उसको काउंटर करने के लिए आपने कुछ रिकमेंडेशंस बनाए, जिसके अंदर अपन ने बेसिक 3 कमिटीज या अपन कह सकते हैं यूनियंस के बारे में डिस्कस करा, जिन्होंने पॉलिसीज या फ्रेमवर्क बनाए कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ डील करना चाहिए। बेसिक कॉमन चीज जो अभी तक सब चीजों में अपन को देखने को मिली वो ये था, सर्च सीजर की पावर आपने दे दी अथॉरिटीज को। साथ ही साथ आपने कोशिश करी कि गवर्नमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन ज्यादा अच्छी तरीके से हो, ताकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा किसी और कंट्री में जा रहा है तो वहां से भी रिकवर हो सके। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था दैट वर द प्रोविजंस ऑफ 1991, जिसके अंदर अपना बेसिक फोकस था कि क्रॉस बॉर्डर जो पैसा का मूवमेंट हो रहा है उसको रोकना, जो स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था। एंड साथ ही साथ उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, दैट इज केवाईसी। साथ ही साथ कस्टमर का 5 साल का डेटा जो भी आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। एंड उसके अलावा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स की आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कमिटी जिसने अपने प्रिंसिपल्स बनाए रिलेटिंग टू योर मनी लॉन्ड्रिंग वाज योर बेसल कमिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। The Basels Committee on Banking Regulation Supervision Practices issued a statement principles to be complied by international banks of the member states। अब वापस उसी को आपने और रिफॉर्म करा बैंकिंग में, क्योंकि पैसा आने लग गया था। पहले तो आप ये कोशिश कर रहे थे कि बैंकिंग स्ट्रक्चर में पैसा जाए ना, सोर्स से ही उसको रोक देना, जिसमें आपने इनिशियली ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, चाहे आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो गया, उससे पैसा जो भी जनरेट हो रहा है उसको आपने काउंटर करने की कोशिश करी। अब आपको लग गया कि जब पैसा इन्फिल्ट्रेट होने लग गया है तो आपने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने चालू कर दिए। तो यहाँ पर आपने सेम इंटरनेशनल बैंक्स को जो स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने से रिलेटेड या रिपोर्टिंग करने से रिलेटेड, वो आपने स्टैब्लिश कर दिए। These principles include identifying customers, avoiding suspicious transactions, and cooperating with the law enforcement agencies. The statement aims at encouraging the banking sector to adopt common position in order to ensure that banks are not used to hide or launder funds acquired through criminal activities। यानी कहीं पे भी बैंक का कॉपरेशन नहीं होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, अगर होता है तो उनके अगेंस्ट में सीरियस एक्शंस लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, was established in 1997 by the United Nations as a response to 1988 वियना कन्वेंशन। क्योंकि वो काफी पुराना हो गया, इनिशियली उसके अंदर सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड कर रहे थे, एंड वहां पर जो आपने डेफिनेशन भी दी थी मनी लॉन्ड्रिंग की उसमें सारी चीजें कवर अप नहीं हो रही थी, तो उसको आपने अपग्रेड करके ये एक और नया प्रोग्राम लॉन्च करा। इट ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। The main objective of GPML is to strengthen the capacity of UN member states to combat money laundering and financing of terrorism. It assists countries in detecting, seizing and confiscating proceeds of crime। यानी किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली हर जगह हर कन्वेंशन का रोल यही रहेगा कि अगर आप मेंबर कंट्री हो उस कन्वेंशन की या उस कमेटी के, तो वेल एंड गुड आप उसके प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे। बट अगर नहीं है तो आप स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी कंट्री सोर्स या होस्ट ना बन जाए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। GPML primarily works through technical assistance and cooperation। So यहाँ पर आपको एक specific point यहाँ पर जो याद करने के लिए मिल गया, that is technical assistance and cooperation, providing support in drafting anti money laundering laws। यानी जो कंट्रीज अपने स्पेसिफिक लॉज बना रही है किस तरीके से बनाने चाहिए, क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए आपने टेक्निकल कमेटी का स्टैब्लिशमेंट कर लिया जो आपको हेल्प और गाइड करेंगे रूल्स रेगुलेशन बनाने में, सो दैट एक कॉमन स्टैंडर्ड के बेसिस पे सारी कंट्रीज काम करे ताकि किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से हेल्प लेने में प्रॉब्लम ना हो। Building institutional framework and training legal, financial, law enforcement and judicial authorities. It also promotes the best practices and information sharing in anti-money laundering। The key feature is its mentoring program, under which experts are deployed to guide and train national officials without exercising sovereign powers। यानी बेसिकली हर कंट्री में जाकर वहां की इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ट्रेन करना। अपन नॉर्मल प्रैक्टिसेस भी देखते हैं, काफी कंट्रीज की आर्मी भी साथ में ट्रेन करती है
ताकि एक दूसरे के स्किल सेट्स आप अडेप्ट कर सको, समझ सको, इक्विपमेंट्स वगैरह किस तरीके से यूज होते हैं वो आप समझ सको। इन द सेम वे मनी लॉन्ड्रिंग अगर एक कंट्री में थोड़ी एडवांस लेवल पे है, दूसरी कंट्री में इनिशियल लेवल पे है, तो इनिशियल लेवल पे ही उसको कंट्रोल करना ताकि वो उस लेवल तक ना जाए जो दूसरी कंट्री में पहुंच चुकी है। तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से टैकल करना है, तो वो सारी चीजें आप अपने अंदर अडॉप्ट करना चाह रहे हो। The United Nations General Assembly has repeatedly mandated GPML to continue providing technical assistance in line with international standard, including FATF recommendation. Clear? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज योर FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसी के बेसिस पे इंडिया ने भी अपने रूल्स बनाए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, अपन ने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखा था। अब ये एक्चुअल में है क्या, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। ये अपन कह सकते हैं एक तरीके से ज्यादा अच्छे से फ्रेम्ड पॉलिसीज है जिसको मोस्टली कंट्रीज फॉलो करती है। The Financial Action Task Force was established in July 1989 by a group of G7 summit held in Paris. It was initially created to examine and develop measures to combat money laundering. FATF is an intergovernmental policy making body that functions as the global watchdog against money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation of weapons of mass destructions. बेसिकली कोई कंट्री चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन्स या अपन कह सकते कोई ऐसी चीजें डेवलप करती है जिससे वर्ल्ड एट लार्ज को नुकसान पहुंच सकता है, अब वो लीगली तो फॉलो करेंगे नहीं। सो अनऑथराइज्ड वे के थ्रू कौन सी एजेंसीज या कौन से इंडिविजुअल उनको फंड कर रहे हैं, किस तरीके से उनके पास उनके रॉ मटेरियल आ रहे हैं, तो ये सब चीजों को रोकने का भी काम किसमें आ गया, FATF के अंदर। It does not have enforcement powers but works through international standards and peer pressure, यानी हर कंट्री के ऊपर एक कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेशर डाल के कि ये कंट्री ऐसा कर रही है तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। Objectives to set international standards for anti money laundering and CFT, that is जो financing of terrorist activities हो रहा है उसको रोकना। To promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures to safeguard the integrity of international financial system. So ये comprehensive policy हो गई जिसमें almost आपने सारी की सारी चीजों को include कर दिया। Functions, formulates and updates FATF recommendation, that is standards आप बना देते हैं। कंट्री चाहे तो एज इट इज ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकती है, वो चाहे तो इसके बेसिस पे अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, जैसे इंडिया ने बनाए। अपन जब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पढ़ा था FATF के रेगुलेशंस आए, उसके बेसिस पे उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपने अपना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया। कंडक्ट्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीज, दैट इज AML एंड CFT फ्रेमवर्क्स। AML आपको हर जगह दिख रहा है, दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंड CFT आ गया आपका काउंट या आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज की जो फाइनेंसिंग है उसको रोकना। Identifies emerging risks such as virtual assets and cryptocurrencies, encourages global cooperation to combat organized crime, corruption and terrorism financing. अब आ जाता है अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप, किस तरीके से आप इसके मेंबर बन सकते हैं। FATF's decision making body is the FATF plenary and which meets 3 times a year. So इनकी मीटिंग 3 बार एक साल में होती है। More than 200 countries and jurisdictions are committed to implementing FATF standards through direct and regional membership. Clear? So अभी तक अपने हो गए 6 कमिटीज जिसके बारे में अपन ने डिस्कस करा। सो जैसे जैसे रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, रीजन बीइंग आपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, लोगों ने तोड़ने के नए तरीके ढूंढ लिए, नए तरीके ढूंढ लिए तो आपको अपने रूल्स रेगुलेशन को भी वापस अपडेट करना पड़ा, अपग्रेड करना पड़ा। उस वजह से ये सारी की सारी कमिटीज और इनके रिकमेंडेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चेंज होते हुए दिख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए एगमॉन्ट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। अब यहाँ पर आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट मिल गया। सो हर आप अगर देखेंगे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है, यहाँ पर आपको मिल गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। अब ये क्या हो जाती है, हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जाते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, जिसका मेन फोकस रहता है 2 से 3 चीजों पर, जिसके अंदर आ जाता है सबसे पहले सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना, उनका रूट चेक करना एंड रिपोर्ट करना, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना। सो अभी तक आप क्या कर रहे थे, पॉलिसीज बनाने पर फोकस कर रहे थे, यही था।
आपको रिकमेंडेशन मिल रहे थे, रूल्स कैसे बनाए जाने चाहिए, रेगुलेशंस कैसे बनाए जाने चाहिए। अब यहाँ पर आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दे दिया, एक सेपरेट आपने यूनिट बना दी जिसका काम ही यही है ये सारी चीजों को ट्रैक करना और रिपोर्ट करना। अब फायदा क्या हो गया ये यूनिट बनाने से? पहले क्या होता था, रेड टेपिज्म, आपने एक वर्ड सुना होगा, क्या होता है? इंडिया में रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, सुना है? क्या होता है? सी रेड टेपिज्म बेसिकली हो जाता है कोई फाइल आई, वो दफ्तरों में ही अटक के रह गई, प्रोसेस नहीं हुई, रीजन डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट तक की दिक्कत, या ऑफिसर से ऑफिसर तक की दिक्कत। एंड अगेन द वेरी बेसिक पर्पस दैट इज करप्शन। मैंने एक डिपार्टमेंट में फाइल लगाई, अब वो फाइल ऑफिसर तक जानी है, लेकर कौन जाएगा? बाबू लेकर जाएगा। अब बाबू कब लेकर जाएगा? उसकी आदत ऐसी खराब हो रही है जब उसको पैसे मिलेंगे। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी फाइल मूव नहीं होगी। आप ऑफिसर के पास जाके मिलोगे, वो कहेगा मेरे पास फाइल आई नहीं। अब होने ये लग गया कि रिपोर्टिंग होनी तो चालू हो गई, बट अब होने क्या लग गया, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग काफी टाइम से हो रहा है, उन्होंने सब सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया। अब वो एक ऐसी कंट्री के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं जहां पर कोई भी सिस्टम स्टैब्लिश्ड नहीं है, तो वो किसको भेजेंगे सारी इंफॉर्मेशन? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अथॉरिटी तो वही होगी जो इस इंटरनेशनल लेवल पे डील करेगी। अब उस गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट है, फाइल कहाँ से कहाँ जाएगी, प्रोसेस में सारी की सारी फाइलें दब के रह जाती थी। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपने क्या करा? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट स्टैब्लिश कर ली। मोस्टली सारी कंट्रीज जो आपके FATF के स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, उन्होंने अपनी एक अलग से यूनिट बना ली जिसका काम ही सिर्फ यही है। सो इससे हुआ क्या फायदा आपको कि आपकी कॉपरेशन बढ़ गई सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में। सो जो पहले काम धीरे धीरे होता था या नहीं होता था, अब कंपेरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म में होने लग गया, क्योंकि आपने एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बना दी इसी काम की ट्रैकिंग के लिए। Formed to improve cooperation and information sharing among countries. It was named after the venue in Brussels, where the first meeting of FIUs was held in 1995. Its main objective is to support government in combating money laundering and terrorist financing. It promotes secure exchange of financial intelligence, capacity building through training, use of technology like the Egmont Secure Web ताकि hacking नहीं हो सके और information leak नहीं हो सके, and establishment of FIU in country where the systems are not fully developed. Clear? तो बेसिकली क्या हो गया? टास्क फोर्स टाइप या स्पेशल यूनिट आपने यहाँ पर बना दी जिसका काम यही है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इसको कॉम्बैट करने का। नेक्स्ट आ जाता है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। अब होने ये लग गया, जैसे अपन देखते काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क हो गई, या अपन देख सकते हैं बैंक्स की कैटेगरी में अपन देखें तो एक वर्ल्ड बैंक हो जाता है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाता है। सो क्योंकि कंट्रीज रीजन्स में बटी हुई है तो आपने स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग भी बना दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको सिमिलर पॉइंट्स मिलेंगे। is a voluntary and autonomous regional intergovernmental body established in 1997 at the Asia Pacific Money Laundering Symposium held in Bangkok, Thailand. Its main objective is to promote effective implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in the Asia Pacific region. सो ऑलमोस्ट सेम चीजें हो गई, बट आपने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी? एक सेपरेट ग्रुप ऑफ कंट्रीज बन गई एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। जैसे अपन देखते हैं बैंक्स के केस में, जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा, एक वर्ल्ड बैंक हो गया एंड एक एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया जिसमें एशियन कंट्रीज सारी की सारी आ जाती है। सो प्राइमरी फोकस एशियन कंट्रीज का रहता है कि ADB से पैसा ले ले, नहीं मिलता तो फिर आप, या और फंडिंग चाहिए तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो। तो आपने ग्लोबल लेवल पे काफी सारी कमिटीज बना दी, अब रीजनल लेवल पे आपने बनानी चालू कर दी, क्योंकि इजी तरीका मनी लॉन्ड्रिंग का नियर बाय आपकी कंट्रीज ही होगी। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से ज्यादातर काउंटरफीट करेंसी या जो भी चीजें आती है दैट इज मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान, या जो भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती है वो पैसा जाता कहाँ है? पाकिस्तान में। सो नेबरिंग स्टेट सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, चाहे वो आपका पाकिस्तान हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया। क्लियर? क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट्स है, बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो वहां पर मूवमेंट इंडिविजुअल का भी कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। तो इस वजह से आपने नियर बाय कंट्रीज के एक ग्रुप बना दिए जिसको अपन ने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, रिपोर्टिंग अच्छे से करना एंड कॉपरेट करना अगर ऐसी कोई चीज पाई जाती है। In accordance with the FATF recommendation, the APG assists countries in enacting AML or CFT laws
establishing financial intelligence units and developing system for reporting and investigating suspicious transaction. It also facilitates cooperation in matters such as mutual legal assistance, confiscation, forfeiture, and extradition of proceeds of crime. Further, APG conducts mutual evaluation peer reviews to assess compliance of member jurisdictions and undertakes studies on money laundering and terrorist financing trends in the region. The APG functions on the basis of consensus among its members and not a part of any international treaty. क्लियर, यानी इनके सेपरेट जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी, जैसे अपन देख रहे थे इनिशियली यूरोपियन कंट्रीज ने अपने एक कमेटी बनाकर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा, मोस्टली फोकस यूरोपियन कंट्रीज पे था. अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एशिया पैसिफिक रीजन वाली कंट्रीज को इंक्लूड कर दिया. नेक्स्ट, यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, दैट इज EAG. तो अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, यूरोप और एशियन, यूरेशियन आ गया आपका. पहले एशिया पैसिफिक था, उससे पहले यूरोपियन कंट्रीज आपकी चल रही थी. The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism is FATF style regional body. So आप देख रहे हैं सारे के सारे में आपको FATF तो मिल ही रहा है, क्योंकि इनके रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा सही है, कॉम्प्रिहेंसिव है. The EAG was established in 2004 and is currently an associate member of FATF. The EAG was created for the countries of Eurasian region not included in the existing FATF style regional groups and is intended to play an important role in reducing the threat of international terrorism and ensure the transparency, reliability and security of financial systems of states and further integration into international infrastructure. क्योंकि आप एक सेट स्टैंडर्ड्स जो FATF के हैं वो फॉलो कर रहे हो, तो आप इन कंप्लायंस हो विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सो बेसिकली अगर आप समझे इसका रीजन, पहले मेंबर कंट्रीज या कंट्री जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती थी वो कम थी, तो वहाँ के लिए आपने रूल्स रेगुलेशन बनाए. फिर होने ये लग गया, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होने लग गया एंड स्पेसिफिक कंट्रीज जो गरीब हैं उनको टारगेट किया जाने लगा, क्योंकि उनके थ्रू पैसा फ्लो कराना कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी है. तो उस वजह से जहाँ जहाँ ये चीज़ होती गई वहाँ वहाँ आपने रूल्स को स्टैब्लिश करते गए. कुछ कंट्रीज ऐसी है जो रेजिस्ट करती हैं ग्लोबल बॉडीज़ के साथ जुड़ने में, रीज़न बीइंग कि उनको लगता है कि बर्डन ज़्यादा हो जाएगा या किसी भी तरीके से हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो रुक जाएगा. तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में उनको किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए अपने सिस्टम में आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इन्फ्लुएंस डज मनी लॉन्ड्रिंग हैव, ये वापस एक पूरा कंक्लूजन हो गया. लॉन्डर्स आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर न्यू रूट्स फॉर लॉन्ड्रिंग देयर फंड्स. इकोनॉमीज विद ग्रोइंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आज की तारीख में इंडिया, क्योंकि मोस्टली आपका आउटसोर्सिंग का हब इंडिया ही है एंड फाइनेंशियल सेंटर्स इंडिया में ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. टुगेदर विद दैट पॉपुलेशन भी आपकी उतनी ही बढ़ रही है एंड सबसे बड़ा फायदा जो मनी लॉन्डर्स को हो जाता है, यहाँ पर एजुकेटेड पॉपुलेशन कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है. तो आज की तारीख में भी उनके साथ या उनके थ्रू पैसा रूट करना आपके लिए आसान हो जाता है. But inadequate controls are particularly vulnerable as established financial center countries implement comprehensive anti-money laundering regimes. Differences between national anti-money laundering system will be exploited by launderers who tend to move their networks to countries and financial systems with weak or ineffective countermeasures. Some might argue that developing economies cannot afford to be too selective about the sources of capital they attract. रीजन बीइंग क्योंकि उनको लगता है कि कैसे भी पैसा आ रहा है एटलीस्ट हमारा कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते इनिशियल स्टेजेस में. बट पोस्टपोनिंग एक्शन इज डेंजरस. द मोर इट इज डेफर्ड द मोर इंट्रेंच्ड ऑर्गेनाइज क्राइम कैन बिकम. इंट्रेंच्ड यानी ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्राइम हो जाएगा. रीजन बीइंग क्योंकि इतने सालों से पैसा फ्लो कर रहा था, अब वो बहुत अच्छे तरीके से आपके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, तो उसको ढूंढना एंड उसके सोर्स को ढूंढना एंड उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है. रीजन बीइंग क्योंकि अभी तक वो सोर्स इतना इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में कर चुका है कि अगर आपने उसको पकड़ भी लिया एंड वो पैसा आपने निकाला अगर सिस्टम से, तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा, जो गवर्नमेंट और बैंक्स अफोर्ड नहीं कर सकते. बैंकिंग फेलियर होते ही इकोनॉमी का क्रैश माना जाता है. अपन देखते हैं अभी कुछ टाइम पहले अगर आपने रिपोर्ट्स में देखा हो,
काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में क्रैश हुए थे। अब उससे प्रॉब्लम क्या होने लग गई, अल्टीमेटली अगर बैंक का क्रैश होता है तो आपको पैसा कितना मिलता है? फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है एंड बैंक ने प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं करे, उसमें बहुत सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू फ्लो करा। अब बैंक को अगर, या बैंक का लाइसेंस गवर्नमेंट कैंसिल करना चाहती है, बैंक कोलैप्स की स्टेज पे आ रहा है, आपका 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल बैंक क्रैश हो जाता है, आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो 5 लाख रुपए पर अकाउंट, मैक्सिमम। 1 करोड़ है तो भी मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा। 5 लाख मिलेगा वो भी कंपलसरी नहीं है। जो कुछ टाइम पहले 1 लाख रुपए था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी पिछले ही कुछ सालों में काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स कोलैप्स करे हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने उस 1 लाख को 5 लाख करा है। क्लियर? अब वो कोलैप्स होने का कारण क्या? पैसा आ रहा था और पैसा जा रहा था लोन के फॉर्म में। अब लोन आपने ढंग से देखकर नहीं दिया तो रिकवरी नहीं हुई, एनपीए बढ़ गए। अब जो पैसा मांगने वाला है, जिसने डिपॉजिट करा है, वो कभी ना कभी तो विड्रॉ करेगा ही ना। जैसे ही वो विड्रॉ करने की स्टेज पे गया, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि वो कॉपरेटिव स्टाइल में फंक्शन कर रहे थे, इतने ज़्यादा उनके साथ डील नहीं करते थे लोग। एसबीआई है तो एसबीआई में भी काफ़ी सारे एनपीए होंगे, बट एसबीआई में फ़ायदा क्या है कि कंटिन्यूसली पैसा रोटेट हो रहा है, तो अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको। कोऑपरेटिव बैंक्स में कॉर्पस आपके पास छोटा हो जाता है। सो इस वजह से ये चीज़ें इनिशियली इंप्लीमेंट करती जानी चाहिए, ताकि कस्टमर को एट द एंड नुकसान ना हो, या कंट्री एज अ होल को एट द एंड नुकसान ना हो। क्लियर? सो ये थी अपनी सारी पॉलिसीज रिगार्डिंग जो जो बनाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। क्लियर?